बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन में भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था में कुछ चैप्टर्स हमने पहले देख चुके हैं। आज जिस चैप्टर को हम देखेंगे वो चैप्टर होगा हमारा भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत कहने का तात्पर्य ये है कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसमें हमने कुछ आंतरिक चीज़ों से मदद ली और कुछ दूसरे देशों के संविधानों से प्रावधानों को एडप्ट किया हुआ है, यानी कि अपनाया है। तो स्रोत में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में हमने किन किन देशों से सहायता ली है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माण के जो स्रोत हैं इसे हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। ठीक है, पहला जो स्रोत होगा ये स्रोत होगा आंतरिक स्रोत। ठीक है, पहला स्रोत है आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत यानी देश के भीतर ही जो अंग्रेजों ने 200 सालों तक शासन किया था, इन्हीं शासन में धीरे 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 करके भारत में एक संवैधानिक सिस्टम यानी संवैधानिक मानसिकता का विकास हुआ। तो भारतीय संविधान का जो आंतरिक स्रोत है, इस आंतरिक स्रोत में भारत के संवैधानिक विकास का तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का प्रभाव पड़ा था वो अंग्रेजों के काल में बने हुए एक अधिनियम का प्रभाव पड़ा था, जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी भारतीय संविधान का जो आंतरिक स्रोत है यह है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, का लगभग 75% भाग वर्तमान भारतीय संविधान में शामिल है, या इसे यूं कह सकते हैं कि वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 75% भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही संशोधित एवं संवर्धित रूप है। आसान भाषा में हम इसे बोल सकते हैं कि वर्तमान भारतीय संविधान के 75% प्रावधान जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, जब मूल भारतीय संविधान बना था तो मूल भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। इन 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद, ठीक है, कितने अनुच्छेद, तो 250 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। यानी कुल 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद यानी कि 75% लगभग भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं आज के संविधान के। ठीक है, तो ये हो गया आंतरिक स्रोत। दूसरे साइड में हम बांट सकते हैं बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत को हम विदेशी स्रोत भी कह सकते हैं। इसमें जो दूसरे देश थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सोवियत संघ हो, अन्य देश अभी हम लोग चर्चा करेंगे, तो अन्य देशों के संविधानों में जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को भारत के संविधान में स्वीकार किया गया है, जो भारतीय संविधान के बाह्य स्रोत हैं। तो ये बाह्य स्रोत से ही बेसिकली ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत के संविधान में दूसरे किन किन देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, और यही प्रश्न का मुद्दा भी है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जिनके हम गुलाम थे, यानी अंग्रेजों के, यानी ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पॉइंट बनाते चलिएगा, ब्रिटेन ऊपर लिख दीजिए और देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें लिए हैं। ब्रिटेन से जो पहली चीज़ ली गई है ये ली गई है संसदीय शासन व्यवस्था। क्या ली गई है? संसदीय शासन व्यवस्था। अगर आप शासन व्यवस्था को जानते हैं तो शासन व्यवस्था जो है ये दो तरीके की होती है। एक शासन व्यवस्था होती है संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी? एक शासन व्यवस्था होती है संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है, संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, यानी कि इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं ये कार्यपालिका के नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
जो हमारे देश में है। जैसे राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, ठीक है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है, यानी कि इसमें राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे कि अमेरिका यानी यूएसए की शासन व्यवस्था है। तो भारत में तो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, मतलब ये व्यवस्था को अपनाया गया। तो ये व्यवस्था हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से, ठीक है। दूसरी व्यवस्था जो ब्रिटेन से हमने एडॉप्ट की है वो है एकल नागरिकता, ठीक है। तो भारत में कैसी नागरिकता को अपनाया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 2003 से दोहरी नागरिकता भी दी गई है, लेकिन वो आम नहीं है। विशेष परिस्थितियों में हम लोग नागरिकता चैप्टर पे चर्चा करेंगे। फिलहाल भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो पूरे देश का नागरिक होता है। यानी जैसे हमारे यहाँ पर देश है और राज्य है, तो हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति देश का नागरिक है वही राज्य का भी नागरिक है। यानी आपको जो नागरिकता पहचान पत्र दिया जाता है वो एक ही होता है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अगर देश का नागरिक है तो हर राज्य में भी उसकी नागरिकता वैध है, वो उसे अलग अलग राज्यों की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। इसे ही कहते हैं एकल नागरिकता। जबकि आप यूएसए में अगर चले जाएंगे तो यूएसए में व्यक्ति को यूएसए की तो नागरिकता लेनी ही है, इसका अलग कार्ड होगा, और साथ ही साथ वो जिस राज्य में रहता है उस राज्य का भी उसका अलग नागरिकता पहचान पत्र होगा। यानी वहाँ देश और राज्य की नागरिकता अलग अलग होती है। इसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। तो हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, ठीक है। और एकल नागरिकता हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ये लिए हैं हमने ब्रिटेन से, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज जो ब्रिटेन से लिए हैं ये है विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। विधि निर्माण प्रक्रिया। तो विधि निर्माण का जो सिस्टम है ना, हमारे यहाँ पर विधि का निर्माण कौन करती है? तो हमारे यहाँ पर विधि का निर्माण केंद्र में संसद और राज्यों में विधानमंडल करती है, ठीक है। तो हमारे देश में विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है, जैसे संसद के तहत आ जाते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिल करके जिस तरह से देश में विधि का निर्माण करते हैं, ये विधि निर्माण का जो प्रक्रिया है ये भी हमने अपनाया है किससे? ब्रिटेन से, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद आते हैं अगली जो प्रक्रिया ब्रिटेन से हमने ली है, अगला जो चीज लिया है वो है संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार क्या है? तो जो संसद सदस्य होते हैं और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो सदन का सदस्य होने के नाते इनको जो विशेष अधिकार होते हैं उसे कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। और संसदीय विशेषाधिकार भी हम लोग लिए हैं किससे? ब्रिटेन से। क्लियर है। अब ब्रिटेन के बाद हम लोग आते हैं अगला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका हम लोग देखते हैं, चलिए कि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग कौन कौन सी चीज़ें अपनाए हैं ब्रिटेन के बाद में। ये ब्रिटेन और यूएसए से ही ज़्यादा चीज़ें ली गई है, ठीक है। यूएसए से जो पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ली गई है ये है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने ली है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो हम लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो सरकार के 3 अंग होते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना,
विधायिका का काम होता है कानून बनाना और न्यायपालिका का काम होता है यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसे दंडित करना, अर्थात कानून को प्रवर्तित करना, है ना। यानी विधानों का पालन सुनिश्चित करना न्यायपालिका का काम है। और न्यायपालिका तभी अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सकती है जब इन दोनों के प्रभाव से इसको मुक्त रखा जाए, ठीक है। तो भारत में जो है ये न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। इसी को हम कहते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान भी हम लोग लिए हैं यूएसए के संविधान से। आइए अब अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यदि आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो एक चीज देखे होंगे, रिव्यू, है ना। रिव्यू देखते हैं ना, ग्राउंड एम्पायर कोई डिसीजन दे देता है तो उस डिसीजन के खिलाफ, धोनी को आपने देखा होगा, थर्ड एम्पायर के लिए रिव्यू करते हैं, है ना, डिसीजन को। तो उसी को कहते हैं पुनर्विलोकन। यानी कि भारत में न्यायपालिका को, है ना, विभिन्न मामलों के पुनर्विलोकन यानी रिव्यू करने का अधिकार है। संसद का काम है कानून बनाना, संसद कानून बनाती है, लेकिन वो कानून संविधान सम्मत है या नहीं, संविधान के अनुकूल है या नहीं, इसको देखने का अधिकार किसको है, तो न्यायपालिका को। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। और ये जो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, ये भी हम लोग संविधान में अपनाए हैं। कहाँ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्लियर हो गया। अब आइए संयुक्त राज्य अमेरिका से अगली चीज जो हम लोग लिए हैं ये है निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उस पर महाभियोग। ठीक है, भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को, राष्ट्रपति को पद से मुक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। तो निर्वाचित राष्ट्रपति और उसे पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव यानी कि महाभियोग प्रस्ताव जो लाते हैं, ये विधि दोनों हम लोग किससे लिए हैं, तो ये भी लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। और एक चीज आइए जो हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, ये है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को कुछ इमरजेंसी पावर यानी जो क्या बोलते हैं उसको, कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई है। और ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां जो है ये किसकी है, तो ये राष्ट्रपति की है। तो ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसमें से जो ये वित्तीय आपातकाल वाला प्रावधान है, ये हमने अपनाया है कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ये जो बाकी दोनों हैं, ये हम लोग अपनाए हैं जर्मनी से। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक मजेदार बात जान लीजिए, ये राष्ट्रीय आपातकाल देश में अब तक लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार लगाया जा चुका है। आपको पूछता भी है सबसे अधिक बार कौन सा आपातकाल लगा है, तो राष्ट्रपति शासन। और एक बार भी जो आपातकाल नहीं लगा है वो है वित्तीय आपातकाल। इसको आप लोग नोट में जरूर मेंशन कीजिएगा। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ है और एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है वित्तीय आपातकाल का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए प्रावधान। अब अगले देश पर चलते हैं। अगले देश का नाम है आयरलैंड। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग आयरलैंड से क्या क्या चीजें लिए हैं। तो आयरलैंड से जो सबसे पहली चीज हमने ली है वो है डीपीएसपी। क्या लिया है, डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, है ना, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग अपनाए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड से जो दूसरी चीज हम लोग लिए हैं, ये है राष्ट्रपति चुनाव
या निर्वाचन की प्रक्रिया। हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जो है वो ली गई है आयरलैंड से। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं कौन सी है? तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत, एकल संक्रमणीय मत विधि से, गुप्त मतदान की रीति से। यहाँ 3 प्रक्रियाओं को एक साथ मिला करके राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो स्ट्रेस मत लीजिए, जब हम लोग चैप्टर पे जाएंगे मैं आपको बहुत अच्छे से राष्ट्रपति चुनाव समझा दूंगा, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अगली चीज जो हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं वो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन। 12 सदस्यों का मनोनयन। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों, ठीक है, जो खेल कूद, फिल्म, टेलीविजन या ख्याति प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति होते हैं, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो है ये भी ली गई है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आयरलैंड के बाद अब हम चलेंगे अगले देश पर और इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने जो पहली चीज ली है वो है समवर्ती सूची, ठीक है। क्या लिया है? समवर्ती सूची, ठीक है। अब बहुत सारे विषय हो जाते हैं केंद्र और राज्य के बीच में शासन चलाने के लिए, तो झंझट भी हो सकता है कि किस विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, किस पर राज्य कानून बनाएगा। इसीलिए केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ये 3 अनुसूचियों के माध्यम से किया गया है, ठीक है। इन 3 अनुसूचियों में पहली अनुसूची का नाम है संघ सूची, दूसरी का नाम है राज्य सूची और तीसरी सूची का नाम है समवर्ती सूची। अब नाम से ही स्पष्ट है, संघ सूची में जो विषय होंगे इस पे कानून संघ यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची जो होगा इसमें जितने भी विषय होंगे उस पे कानून बनाएगी राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार होगा केंद्र और राज्य दोनों को। तो ये जो समवर्ती सूची का प्रावधान है ये हम लोग समवर्ती सूची किस देश से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। एक बात और जान लीजिए कि समवर्ती सूची पर अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देते हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का कानून गौण हो जाएगा, राज्य के कानून को नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। समवर्ती के सूची के बाद ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और लिया गया है और वो है प्रस्तावना की भाषा। आपने प्रस्तावना पढ़ी है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष वही वाला, तो उसी प्रस्तावना की जो भाषा है ये भी हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान। आइए अब चलते हैं अगले देश में, देखते हैं कि हमने कनाडा से कौन कौन सी चीजें ली है। तो कनाडा से जो हमने सबसे पहली चीज ली है वो है आपका संघीय प्रणाली। और कैसी संघीय प्रणाली? तो कनाडा से हमने अपनाया है एक ऐसी संघीय प्रणाली जिसमें केंद्र मजबूत होगा, ठीक है, जिसमें केंद्र मजबूत होगा। तो कनाडा से हमने क्या लिया है? संघीय प्रणाली जिसमें केंद्र मजबूत होगा, ठीक है। संघीय प्रणाली किसको बोलते हैं? तो संघीय प्रणाली वैसी व्यवस्था को बोलते हैं जिसमें केंद्र और राज्य, संघीय प्रणाली वैसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो भारत में केंद्र और राज्य दोनों अस्तित्व होते हैं, लेकिन केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, इसके पास पावर ज़्यादा होता है। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? तो ये व्यवस्था हमने ली है कनाडा से। कनाडा से जो दूसरी चीज हमने ली है वो है अपशिष्ट शक्तियां। अपशिष्ट शक्तियां क्या चीज है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ये 3 अनुसूचियों के माध्यम से किया गया है। एक है संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बना सकती है, दूसरी है राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बना सकती है, तीसरी है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पर कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जो तीनों अनुसूचियों में नहीं हो, वैसे विषय अपशिष्ट विषय कहलाते हैं।
और अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है, जिसे हम कहते हैं अपशिष्ट शक्तियां। और ये अपशिष्ट शक्तियां हमने ली है कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो कनाडा के बाद अब हम आ जाते हैं जर्मनी पर। तो जर्मनी जो है ये तानाशाही के लिए विख्यात था, और जर्मनी के चांसलर जो थे हिटलर, इन्होंने काफ़ी नाम भी कमाया था तानाशाही में विश्व में। तो जर्मनी से हमने लिया है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ये आपातकालीन शक्तियाँ हमने ली है जर्मनी से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, है ना, हम लोग जानते हैं ना। पहली शक्ति है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। इन तीनों शक्तियों में से ये जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल हमने यूएसए से लिया है, और ये जो दोनों बच गए राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ये हमने लिया है जर्मनी से। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए कि देश में पूछता है कभी कभी कि सबसे अधिक बार किस आपातकाल का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है राष्ट्रपति शासन का। और किस आपातकाल का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है, तो एक बार भी प्रयोग नहीं होने वाला आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। तो ये हो गया जर्मनी से हमने क्या क्या चीजें ली है। अब जर्मनी के बाद हम चलते हैं अगले देश में, जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप लोग अगर जानते हैं और नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रक्रियाओं से किया जाता है, और ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्लियर हो गया दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद अगले देश में चलते हैं, जिसका नाम है पूर्व सोवियत संघ तथा इटली। तो पूर्व सोवियत संघ और इटली से जो प्रावधान हमने लिया है, उस प्रावधान का नाम है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, इंग्लिश में इसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। अब मजेदार बात यह है कि जो ओरिजिनल भारत का संविधान था, मूल भारतीय संविधान, इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संशोधन, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट बिल यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। इसके लिए भारतीय संविधान के भाग 4 में एक नया अनुच्छेद 51A, ठीक है, भाग 4 में एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके लिए सुवर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा दी थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अब अगले देश का नाम है जापान। तो जापान से हमने क्या लिया है, तो जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमारे देश में जो कानून का शासन है यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किसी को सजा वजा दी जाती है, तो ये प्रावधान हमने लिए हैं जापान से। जापान के बाद अब आ जाते हैं हम फ्रांस पर, नहीं तो लास्ट है फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्र। यहाँ गण का अर्थ हो जाता है, ये गण है, इसका अर्थ हो जाता है जनता, और तंत्र का अर्थ हो जाता है शासन प्रणाली या सिस्टम। तंत्र का अर्थ शासन से ज़्यादा सिस्टम को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रणाली, है ना। तो जनता के शासन की जो प्रणाली है, गणतंत्र है हमारे यहाँ, ये हमने एडप्ट किया है फ्रांस से। तो इस प्रकार भारतीय संविधान का जो स्रोत था यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने कुछ ब्रीफ में ये आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइएगा, जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस करके एक चैप्टर में जाएंगे सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू।